CNBC आवाज। नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात फिर से होगी दिल्ली, उसकी आम आदमी पार्टी और उसके साथ बीजेपी की चल रही एक जुबानी जंग में, जहां पर मामला शराब का था लेकिन अब जो बवाल मच गया है वो ऑफर पर आ गया है। तो क्या हुआ है? आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें एक तरफ तो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीबीआई के बाद अब ईडी ने भी सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सिसोदिया ने दावा किया था कि बीजेपी ने उन्हें आम आदमी पार्टी को तोड़ने का ऑफर दिया था, जिसके बदले उनके खिलाफ सभी केस बंद करने और उन्हें सीएम बनाने का ऑफर था। लेकिन बीजेपी इसे आम आदमी पार्टी का झूठ बता रही है। दिल्ली की सियासत में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच अब तू में चरम पर है। दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग थमेगी या फिर दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है? आज इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। दिल्ली में नई शराब नीति में कथित घोटाले को लेकर शुरू हुए बवाल में नया ट्विस्ट आ गया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच भ्रष्टाचार बनाम ऑपरेशन लोटस की जंग छिड़ गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के सनसनीखेज दावे ने दिल्ली की राजनीति को गरमा दिया है। सिसोदिया ने दावा किया कि आपको तोड़ने के लिए उनके पास बीजेपी से ऑफर आया था। कोई मैसेज लिख के आए कि भाई आपको दो ऑफर हैं। एक तो ये कि आपके सीबीआई, ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लेंगे। आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। बताया जा रहा है कि सिसोदिया को यह ऑफर किसने दिया, इसकी रिकॉर्डिंग भी उनके पास है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सही वक्त आने पर इसका खुलासा किया जाएगा। वो दिल्ली में बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के फेल होने का दावा भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कल से रो रही है कि उनका ऑपरेशन लोटस दिल्ली में ऑपरेशन बोगस बन गया। उनके ऑपरेशन लोटस को मनीष सिसोदिया जी ने और आम आदमी पार्टी ने फेल कर दिया। बहुत जल्द उपयुक्त समय पे बड़ा पर्दाफाश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पैरों के तले से जमीन निकल जाएगी। इधर बीजेपी आपके दावे को झूठा बता रही है। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने अपने ही कार्यकर्ता से ऐसा काम करवाया है। खुद ही अपने लोगों को पंजाब से बुलाकर बॉर्डर के पास खड़ा करा के उनको सिम कार्ड देकर और फोन करवाते थे और उसको वो बोलते थे कि हमको ऐसी ऑफर आ रही है। तो जरा आप जो उन्हीं का आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था वही ये सारी बातें बता। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी मुद्दे से भटकाने के लिए ऐसे दावे कर रही है। वो शराब नीति में घोटाले को लेकर केजरीवाल से सवाल पूछ रही है। मिथ्या भ्रम और झूठ के मैन्युफैक्चरर भी यही हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी यही हैं और रिटेलर भी वही हैं। और उसके बाद पूरी निर्लज्जता के साथ जनता के सामने आकर यह दावा करने वाले कि सबसे बड़े ईमानदार वो हैं, इस असत्य के परपिट्रेटर भी वही हैं। गुजरात में अपने पांव पसारने की तैयारी में लगे केजरीवाल दिल्ली में सरकारी स्कूलों के कायाकल्प को लेकर मनीष सिसोदिया की तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि मनीष सिसोदिया को भारत रत्न मिलना चाहिए। वो गुजरात में बीजेपी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने कोई गलत काम नहीं किया। झूठा केस बना के सीबीआई इनके यहाँ भेज दी, लेकिन आज तक पेपर फूटने वाले के यहाँ किसी के यहाँ सीबीआई नहीं गई। सीबीआई की रेड में कोई सीबीआई क्यों? वो सारे इन्हीं के लोग हैं जो पेपर फोड़ते हैं। सीबीआई ने नई शराब नीति घोटाले के बाद लो फ्लोर बसों की खरीद में गड़बड़ी के आरोप में भी केस दर्ज कर लिया है। इधर सिसोदिया को असम की कोर्ट ने समन भेजकर 29 सितंबर को तलब किया है। सिसोदिया के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मानहानि का केस दायर किया है। सवाल ये है कि सिसोदिया जो दावे कर रहे हैं उनमें कितना दम है? क्या आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है? क्या दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है? सवाल ये भी है कि क्या केजरीवाल सिसोदिया को लेकर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और इस पूरे मामले का फायदा किसे मिलेगा?
तो बहुत सारे सवाल है यहाँ, लेकिन अब हाल फिलहाल में तो ये रोज की जुबानी जंग है। किसी दिन एक का पलड़ा भारी तो किसी दिन एक का पलड़ा। अगर आज की बात करें तो आज आम आदमी पार्टी जो थी वो ऑफेंसिव दिखाई दे रही थी और बीजेपी का थोड़ा सा स्टेटमेंट डिफेंसिव था, जहां पर आके उनको उनके आरोपों का खंडन करना पड़ा कि ये उनका अपना खेल है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़, बीजेपी के प्रवक्ता राजीव बब्बर, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री, राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी और राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा मैंने कहा कि ये रोज की जुबानी जंग हो रही है, किसी दिन एक का पलड़ा भारी, एक ऑफेंसिव तो दूसरा डिफेंसिव, किसी दिन एक डिफेंसिव तो दूसरा ऑफेंसिव। और आज का दिन ऐसा लगा जैसे आम आदमी पार्टी ने एक तरीके से आरोपों की बौछार कर दी। तो पहला सवाल राजीव बब्बर साहब आपसे ही, जो बात कह रहे हैं यहां पर मनीष सिसोदिया कि उनको ऑफर गया कि आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, आप पार्टी तोड़ के आ जाई है, फिर सौरभ भारद्वाज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं कि हम अगर सत्य बता देंगे तो पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और 5-5 करोड़ के ऑफर जा रहे हैं हमारे एमएलएस को। ये सब क्या है सर? राजीव जी, मुद्दे से भटकाने का जी पूरा का पूरा प्लान, एक लाइन में उत्तर दे रहा हूं। मुद्दे से भटकाने का पूरा प्लान। मुद्दा यह है कि आपने 144 करोड़ माफ किया उस समय जब दिल्ली की जनता में दुकानदार भाई जिनकी दुकानें बंद थी और उनको मिनिमम चार्जेस देने पड़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स के, वो हाथ जोड़ के एसोसिएशन इनको कह रही थी कि साहब आप हमारे ये जो मिनिमम चार्जेस है, दुकानें बंद है, उनको आप कोरोना के चक्कर में आप हमें डिस्काउंट दे दीजिए। उनको 1 रुपया नहीं दिया, लेकिन शराब माफिया के लिए 144 करोड़ वो भी कैबिनेट की मंजूरी के बिना सिसोदिया साहब ने कर दिया। तो मुद्दा वो है, उस पर बात होने की जरूरत है। तो ये तो हर रोज, क्योंकि अब ये फंस गए हैं सीधा सीधा, तो ये नए बात करके बात को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। मुझे बड़ा सिंपल ये कहना है कि इन बातों का उत्तर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं देते हैं। 2% से 12% आपने कमीशन कर दी शराब माफिया की। ये सुनने में 2 से 12 है, लेकिन इसका इंपैक्ट समझिए आप। 20,000 करोड़ की सेल में 2,000 करोड़ रुपया ये दिल्ली की जनता की जेब से एक्स्ट्रा पार हो गया, सरकार को नहीं गया, कमीशन में चला गया। तो वो कमीशन कहां चलेगी? ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी थी, जबकि ऑफिसर्स के पैनल ने कहा कि आधा % कमीशन भी ठीक है, 1% कमीशन भी ठीक है। तो उस बात का उत्तर इनका कोई प्रवक्ता ना दे रहा था, ना दे रहा है और ना शायद देगा। हर रोज नया एक फॉर्मूला बना के इन प्रश्नों से बच के कहीं हम निकल जाए, इस भ्रष्टाचार को कहीं हम छुपा लें, इसका प्रयास कर रहे हैं। और देखिए, इसमें बहुत समझने की बात है। हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि शराब की प्रमोशन नहीं करनी है, लेकिन ये पहली सरकार है जिसने दिल्ली के युवाओं के बीच में शराब का प्रमोशन किया। एक के साथ एक फ्री, नई दुकानें, 100 से ज्यादा वार्ड ऐसे जहां पर ठेके थे नहीं, वहां पहुंचाने का काम इन्होंने किया। इन सब बातों का उत्तर राजनीतिक रूप में देना चाहिए। और मुझे लगता है एजेंसीज जो काम कर रही हैं अपना, वो जो भी इंक्वायरी करेगी वो जनता के सामने आएगी, उस पर न्यायालय जो है वो फैसला करेगा। ठीक है, प्रियंका कक्कड़ है आम आदमी पार्टी के, उनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। प्रियंका जी, एक बात तो है कि डे 1 से जब ये बात सामने आई है तो उस समय पहले दिन ये आया कि एक आप लोगों के मतलब माफ कीजिए, सिसोदिया साहब के लिए एक आर्टिकल छपा है न्यूयॉर्क टाइम्स में जहां उनकी प्रशंसा की गई। फिर केजरीवाल साहब ने कहा कि इन्हें भारत रत्न दीजिए। फिर अलग अलग चीजें आती रही। आज भी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें ये आरोप प्रत्यारोप आ गए कि खरीदने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश। ये सारी बातें चली एक तरफ है, ठीक है, ये आपकी कहनी है, लेकिन सवाल तो वो मौजूद रहेंगे कि 144 करोड़ का हिसाब किताब क्या, बाकी चीजों का हिसाब किताब क्या, उस पर क्या कहेंगे आप? काफी बार विपिन जी इन बातों का जवाब दे चुके हैं, पर भाजपा इज हार्ड ऑफ हियरिंग। तो इस एक तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि अनअर्न्ड प्रॉफिट को ये स्कैम बता रहे हैं। इनको सीबीआई में शामिल हो जाना चाहिए, ये कोर्ट भी बन जाते हैं। इनको इन प्रॉब्लम ये है, मुद्दे से इन्होंने भटकाया है। मुद्दा है ऑपरेशन लोटस, जो इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में किया। अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट को टॉपल किया। शराब की बात करते हैं, वहां पे इनका चुनाव प्रचार था कि हमें जिता दो, हम 50 रुपए की शराब कर देंगे। ये कहां से मॉरल अथॉरिटी लाते हैं ऐसी बातें करने की? यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से खतरा पैदा हो रहा है, क्योंकि चाहे वो कोफी आनंद हो, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे वो मेलानिया ट्रंप हो,
उन सब ने दिल्ली के हेल्थ केयर की, दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की तारीफ की है। दिल्ली सरकार इकलौती ऐसी सरकार है जो हेल्थ केयर और एजुकेशन पे 40% खर्चती है। दिल्ली की ऐसी इकलौती सरकार है जो अपने जो चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे, ये मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी है 200 यूनिट तक, 400 तक आदि, उसके बाद चीपेस्ट इन द कंट्री, सबसे सस्ता वैट यहाँ पर। ये क्या बात कर रहे हैं? ये भटकाते, ये काम नहीं करने देते। इनका सिर्फ तरीका मोडस ऑपरेंडी थी ऑपरेशन लोटस के तहत, जैसे मणिपुर में किया, जैसे गोवा में किया, जैसे कर्नाटका में किया, जैसे अरुणाचल प्रदेश में किया, जैसे महाराष्ट्र में किया। महाराष्ट्र में तो कितना रिसेंट किया। यही ये यहाँ करने की कोशिश कर रहे थे। मनीष सिसोदिया जी इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने खुल के ये बात सामने रखी। बाकी सब तो कैसे टॉपल हुआ, कोई बस टॉपल होके चले गए, किसी ने बताया नहीं। तो प्रियंका जी, मनीष जी का ही कोई स्टेटमेंट में पढ़ रहा था 144 करोड़ की, तो ये बात उन्होंने कहा कि वो जो आबकारी नीति है उससे राज्य को बहुत अच्छे राजस्व की प्राप्ति होती है हर साल 10,000 करोड़, आई थिंक यही फिगर उन्होंने कुछ कोट किया था। ये सब होता, ठीक है, अगर ये होता तो फिर वो नीति दिल्ली सरकार ने वापस क्यों ले ली? विपिन जी, इसका भी आंसर मैं काफी बार दे चुकी हूँ, आप उठा रहे हैं तो मैं दोबारा दे देती हूँ। जब हमने ये आबकारी नीति स्टार्ट की तो उसमें 850 वेंड्स की 850 शॉप्स की बात थी, जैसे कि पुरानी नीति में भी थी सेम। उसके बाद इन्होंने सीबीआई और ईडी के द्वारा वेंडर्स को इतना प्रताड़ित किया कि 200 लाइसेंस पहले छोड़े, 650 शॉप्स रह गई, उसके बाद और प्रताड़ना की। एक मिनट प्रियंका जी, आप ये कह रहे हैं कि जो वेंडर्स थे उनको सीबीआई ईडी इन एजेंसियों ने जाकर जो भी किया, प्रताड़ित या धमकी या व्हाटएवर, उस वजह से वो लाइसेंस छोड़ के चले गए? देखिए, दो बातें हुई इसमें। अब क्या हो रहा है कि जो पब्लिक ऑफिशियल्स है वो ऑक्शनरिंग प्रोसेस में नहीं घुसना चाहते थे, क्योंकि उनको ये बार बार इसी तरह प्रताड़ित करते हैं, एफआईआर करके, सीबीआई की जांच बचाकर, ईडी की जांच बचाकर। ये मिसयूज इतना किया इन्होंने एजेंसीज का, इस वजह से। राजीव बब्बर, ये बड़ा एक्विजिशन है, मैंने ये बात पहले नहीं सुनी है, अभी बाकी तो सारी बातें मैंने सुनी। अब चूंकि पूरा एक शो है तो उसको सूत्र में पिरोना पड़ता है, लेकिन क्या सीबीआई ईडी ये यहां तक चली गई कि वो जो दुकानदार हैं और जो ठेके लेने के लिए आते हैं उन तक बात चली जाती है? विपिन जी, आप ये देखिए ना, अभी भी तो पब्लिक ऑफिशियल्स का नाम डाल दिया, कौन आएगा ऑक्शनरिंग? नहीं, वही मैं राजीव बब्बर साहब से पूछ रहा हूं। देखो, मैंने आपसे जो कहा था वही हुआ। दीदी ने ये नहीं बताया कि 2 से 12% कमीशन क्यों करी, आप एक बात 2000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा कमीशन क्यों दी, नहीं बताई ना दीदी। दीदी आपने नहीं बताया, सुनो ना, आप जब बोल रही थी मैंने नहीं बोला, मेरे आदत नहीं है, मैं ऐसा डिबेट नहीं करता हूं। आप जब बोल रही थी मैं बिल्कुल नहीं बोला, मैं चुप रहा। आप फिर बोलिएगा, मैं फिर चुप रहूंगा। देखिए, ऐसा है, आप जब बोलेंगी तो मैंने आपको बोलने का मौका। ठीक है राजीव जी, आप बोलिए। प्रियंका मैम, आप सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जी जी। अब मैं इनको थोड़ा सा इनका भुलेखा दूर कर देता हूं। ये जो बढ़ती लोकप्रियता, 90 दिन हुए अभी चुनाव खत्म हुए हैं, ये संजय सिंह चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे यूपी में फिजा बदल देंगे हम, सारी सीटों पे जमानत जब्त हुई अभी 90 दिन। उत्तरांचल में तो केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री अनाउंस करके बैठ गए थे, बन चुका है हमारा, ये हमारा मुख्यमंत्री है, पिटाई होके वापस आए। गोवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, गोवा हमारा हो चुका है, पिट के आए। तो मुद्दा यह है, और दिल्ली का भी मैं बड़ा क्लियर कर देता हूं, ये 2 बार चुनाव जरूर जीते हैं, लेकिन दोनों बार 7 सांसद दिल्ली ने भारतीय जनता पार्टी को जिताए हैं। 3 बार, दोनों बार भारतीय जनता को जिताए, और एमसीडी भी 2 बार इन्हीं के राज में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली वालों ने जिताई है। तो ये इस भुलेखे में लोकप्रियता बढ़ रही है, लोकप्रियता बढ़ रही है, ये सब नाटक करने से बात नहीं होगी। लोकप्रियता तो जनता बढ़ाती है, स्टैंप लगाती है, आपको जिताती है तो आप जीतते हो, नहीं जिताती तो नहीं जीतते हो। तो ये जो भ्रम पैदा करने की बात हो रही है वो भ्रम पैदा ना कीजिए। ठीक है, लेकिन जो ये आरोप लगा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई ने जाके, मतलब जो शराब के ठेके लेने के लिए आते हैं लोग आगे, दुकानदार, उनको तक को हैरेस किया, इज इट ट्रू? अरे मनीष सिसोदिया साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, जब उन्होंने ये स्कीम बनाई थी, इतना बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि जैसे मैंने ऐसी आंदोलनकारी स्कीम ला दी है जो कहीं विश्व में है ही नहीं, देश में है ही नहीं, इतनी तारीफ करी। अब जब आपको इतनी तारीफ करी तो आप अडिग रहते, आप तो डरते नहीं हो, आप तो कहते हो हम झुकते नहीं हो, तो फिर आपने ये पॉलिसी वापस क्यों ली? आप तो एलजी के घर में भी घुस के बैठ जाते हो, आप कहते हो जी हम तो डरते नहीं हो। अरे भाई, आप ही की स्कीम आप ही ने पास की, आप ही ने वापस ली। आपने वापस क्यों ली? यही तो पता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यही तो दिल्ली पूछ रही है, क्यों वापस ली, उसका उत्तर दीजिए। अब इस तरीके के झूठ बोलने से सीबीआई ने कर दिया, ईडी ने कर दिया, कुछ भी बोलो,
कुछ बार भी ब्लॉक में बोलो चोर की गाड़ी और में फिर तिनका था। अच्छा आप मुझे बताइए 3 महीने पहले आपने केजरीवाल साहब ने टीवी पे आके सत्येंद्र जैन को सर्टिफिकेट दिया, वो पूरे ईमानदार है और कोर्ट कह रहा है उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया। मैं तो नहीं कह रहा, वो भाजपा की अदालत ने तो उनको बंद नहीं किया है, उन्होंने भाजपा के कार्यालय में तो नहीं बंद किया है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जमानत हो नहीं रही है। आप भारतीय जनता पार्टी को तो आप बता दीजिए कि इस देश में कानून और जो अदालतें हैं वो भी गलत है, ठीक है, वो भी बिकी हुई है। आप बोलिए फिर। भगत सिंह जी को फांसी हो गई थी, भगत सिंह जी को फांसी हो गई थी, वो क्रिमिनल नहीं थे। चलिए ठीक है, आप दोनों इसीलिए मैंने शुरू के 5-6 सवाल आपके पास ही रखे। भगत सिंह को फांसी हुई थी, ठीक है, उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। भगत सिंह की फांसी में आपका अच्छा ठीक है प्रियंका जी, राजीव जी, देखिए अभी भी तो यही हो रहा है। आप दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तब भी प्रवक्ता रहते हैं दोनों पार्टियों के, उस कार्यक्रम पे भी प्रवक्ता। ठीक है, आप दोनों ने अपने पॉइंट रखे। अब मैं जरा अपने विश्लेषकों के पास जाता हूं। शिवम त्यागी आई थिंक जुड़ गए। शिवम त्यागी, एक तरफ यह है कि आरोप है कि ऑपरेशन लोटस चलाने की दिल्ली में कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि बार बार घुमा फिरा के दूसरी बातें की जा रही हैं और मुख्य मुद्दा जो है आबकारी नीति पर, उस पर आम आदमी पार्टी बात नहीं कर रही। देखिए, मैं तो बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज नहीं हूं, लेकिन मैं अपने आप को मानता हूं, लेकिन मैं झुकता बिल्कुल नहीं हूं। और अगर आप झुकते नहीं है तो आपको ये स्कीम वापस लेने की आवश्यकता थी नहीं। दूसरी बात ये है कि बीजेपी का कम लग रहा है मुझे कि बीजेपी उनको अप्रोच कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिवर्स साइकोलॉजी में मनोज सिसोदिया जी बीजेपी को कह रहे हैं कि मुझे लेने का कोई प्रावधान अगर आपके पास है तो आ जाइए, मैं आने के लिए तैयार हूं। वो खुला ओपन मीडिया में जो है उनको ऑफर कर रहे हैं। एक बीजेपी के नेता ने तो कहा भी है कि भाई अभी मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी में आपस में बात हुई है कि भाई जब मिलजुल के कमाया है तो जेल में अकेला नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं किसी तरीके से मैनेज कर लो। आप मुझे एक चीज बताइए, आपने सवाल सीधे सीधे पूछे, उन सीधे सीधे सवालों में जवाब आया। 30 सेकंड का शुरुआत के 10 सेकंड में कहा गया कि भाई हमने पहले भी इस पर जवाब दिए, फिर से दे देते हैं। बाकी के सारे समय में कि बढ़ती लोकप्रियता है, बढ़ती लोकप्रियता के बारे में बब्बर जी ने बताया तमाम इस चैनल पर। मेरा मानना सिर्फ यह है कि लोकप्रियता तय करती है इस देश की जनता। और जहां तक दिल्ली के अलावा अगर हम बात करें खासतौर पर, तो केजरीवाल जी की क्या लोकप्रियता रही है वो इस देश ने देखा है। जहां तक बात चुनाव की है, ठीक है, हर किसी को एस्पायर करने की अपनी एक स्वतंत्रता है, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उनके पास है। लेकिन इस समय वो प्रधानमंत्री बनने के लिए अपना प्रचार नहीं कर रहे हैं। इस समय वो किसी भी तरह से इस मुद्दे से देश को और देश की जनता को डिफ्लेक्ट करने और किसी भी तरह से कि बस कोई दूसरा एजेंडा नैरेटिव गढ़ के इस पर जवाब ना देना पड़े। आप मुझे एक चीज बताइए, कट्टर ईमानदार है सत्येंद्र जैन, कट्टर ईमानदार इनके सारे नेता थे, कट्टर ईमानदार इनके पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री थे, कट्टर ईमानदार इनके तमाम लोग आ रहे हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, कोर्ट तो जमानत नहीं दे रहा। अगर आप कट्टर ईमानदार हैं तो कोर्ट अपने आप बता देगा ईमानदारी में कट्टरता कैसी, और अगर नहीं है तो भी कोर्ट बता देगा। फिलहाल प्राइमा फेसाई कोर्ट इस बात को मान रहा है और आपको जमानत नहीं दे रहा है। अब मैं आगे आता हूं। आप मुझे एक चीज बताइए, लिकर लाइसेंसेस की तमाम चीजों पर बात हुई तो इन्होंने कहा कि इस वजह से नीति वापस हुई क्योंकि वहां पर जो वेंडर्स हैं उनको डराया जा रहा है और 850 में से 200 बैकआउट कर गए, 650 रह गए। कोई बात नहीं, 650 रह जाते। आपने कहा था 10,000 का प्रॉफिट होगा, 10,000 करोड़ का, 2,000 करोड़ में मान लेता हूं चले गए। 8,000 करोड़ का प्रॉफिट तो तब भी था ही ना, आप ही के हिसाब से, ये बीजेपी के हिसाब से नहीं है। आने देते पॉलिसी। जहां तक बात ये नहीं कह रहे, इन्होंने एक और अब प्लीज इन्होंने एक और चीज कही कि बीजेपी ने, मैडम बीच में मत चलाए ना, कोई लाभ नहीं है। आप बोल रही थी, आप बोल लीजिएगा, मेरे बाद आप मुझे खूब गालियां दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। उसके बाद दूसरा क्या है, इन्होंने कहा कि बीजेपी ने भी तो अपना किसान मैम इट्स ओके, आपने भी तो कहा कि आप किसान आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी ने वापस ले लिया बिल, ये कहते हुए कि चलिए भाई आपकी क्या गलती थी। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि नीति बिल्कुल सही थी, लेकिन हम समझाने में नाकामयाब हो गए। आप भी कह दीजिए कि हम वेंडर्स को समझाने में नाकामयाब हो गए, लेकिन आप ये नहीं कह रहे। आप कहते हैं कि ठीक है जी, 200 लोग बैकआउट कर गए, वो बीजेपी उनको डरा रही थी, इस वजह से सिर्फ 850 से 650 रह गए, हमें ये वापस लेनी पड़ी, लोग डरे हुए हैं, लोग घबराए हुए हैं। अब चाहे एक्साइज कमिश्नर हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर हो, वो अधिकारी कहां है, कौन है, सब जानते हैं। लेकिन अगर वो गलत कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, एफआईआर तो होगी ना उन पे। इंपॉर्टेंस इतनी सी बात है कि आप इन पर सीधा जवाब दें। आप प्रधानमंत्री बन जाएं, प्रेसिडेंट बन जाएं, यूनाइटेड स्टेट्स के, कुछ भी बन जाए। ठीक है, शिवम जी उनसे जवाब ले लेते हैं, जवाब सीधे शिवम त्यागी से जवाब ले लेते हैं। कान खराब हो जाएगा मेरा। बोलिए प्रियंका।
जी अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है, शिवम जी को तैयारी रखिए, कान खराब नहीं होना चाहिए। अरे ठीक है ठीक है शिवम जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हटाकर प्लीज बीजेपी स्पोक्सपर्सन रख दीजिए, आसानी होगी लोगों को भी समझने में। आपने आधी बात उठाई, आधी नहीं उठाई। मुझे लगता है मेरी बातें बहुत क्लियर है, आपको बातें समझनी है कि राजनीतिक विश्लेषक समझना है? आप छोड़िए, आप छोड़िए। चलिए अभी मैं प्रियंका जी से जवाब ले लेते हैं, आप आपस की नहीं, प्लीज प्रियंका जी जवाब दे दीजिए। मैंने आप ज्वाइन ही कहा कि जो मैं आप छोड़ू। प्रियंका जी, मैं आप छोड़ूंगा तो तब ना जब मैं ज्वाइन करूंगा, मैंने आप ज्वाइन नहीं की। प्रियंका जी या अभी हो गया ना, बोलिए। तो इनको बीजेपी स्पोक्सपर्सन का तमका लगाना चाहिए आगे, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कैसे राजनीतिक विश्लेषक है। आधी मेरी बात उठाई, आधी छोड़ दी, जो इनको सूट करी उठाई। अब आप मेरे को बताइए, इनमें से कोई ऑपरेशन लोटस पे क्यों नहीं जवाब दे रहा? ये राजनीतिक विशेष लगे बैठे, इनसे पूछिए अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ। इनको वहां पे बहुत अच्छा दिख रहा होगा जब हाँ, लेकिन प्रियंका जी ऑपरेशन लोटस की भी बात हो जाएगी, लेकिन अभी ऑपरेशन लोटस पे बात नहीं हो रही, अभी बात दिल्ली में आबकारी नीति। और चलिए ऑपरेशन लोटस इन दिल्ली जो आप कह रही है, मैं उसकी बात कर रहे हैं, तो वहां पे उस विपिन जी इसी को बात बदलना कहते हैं, इसी को बात बदलना कहते हैं। जब सरकारें गिरती हैं ऑपरेशन लोटस पे बात होती है। अभी आपके मंत्री जी में उस पर जवाब दीजिए, और अभी 10 चलिए ठीक है देखिए नहीं साम्य तरीके से बात होगी। प्रियंका जी, शिवम त्यागी जी, यहाँ और भी प्रवक्ता है, और हम पॉलिसी पे एक उत्तर दे दीजिए, हम पूरे डिबेट में एक उत्तर तो दे दीजिए एक्साइज पॉलिसी पे। हम आपसे बहुत विनती कर रहे हैं, मैं आपसे विनती कर रही हूं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से मेरा निवेदन है कि आप कृपा करिए। चलिए प्रियंका जी और राजीव जी और विनोद जी, शिवम दे दीजिए, हम आपको धन्यवाद। मैं जा रहा हूं, ठीक है, मैं विनोद जी के पास जा रहा हूं। विनोद जी, पूरी चीज की जो अंडरलाइन है वो अगर मैं आम आदमी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से डर गई है। इसको मैं थोड़ा समझना चाहूंगा। ये आम आदमी पार्टी का अपना स्टैंड है इस मुद्दे पर, और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड ये है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने घोटाला किया है। अब प्रश्न ये है कि एक देश की प्राइम एजेंसी सीबीआई जो है वो इस मामले में उसने एफआईआर दर्ज की है और जांच कर रही है, छापे भी डाले हैं। अब उस जांच में और छापों में क्या मिला है ये तो अभी तक सीबीआई ने इसका खुलासा नहीं किया है। अभी तक जो भी खबरें आई है मीडिया में वो सूत्रों के जरिए आई हैं, और उसके आधार पर अपने अपने स्टैंड पार्टियां ले रही हैं। आम आदमी पार्टी चूंकि गुजरात में इस बार चुनाव, पंजाब का चुनाव जीतने के बाद उसको थोड़ा सा हौसला ज्यादा बढ़ गया है, तो पहले वो प्रेजेंस के लिए लड़ रही थी, इस बार गुजरात में वो चुनाव थोड़ा सा ज्यादा मजबूती से लड़ने की कोशिश कर रही है। अब सवाल ये है कि गुजरात का जो पूरा डेमोग्राफिक जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में भी सबसे मजबूत पार्टी है, वहां लगातार उनकी सरकार है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में जिस तरह आम आदमी पार्टी इनरोड कर रही है और जिस तरह सूरत में उसके पार्षद चुने गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक ये भी है राजनीतिक मामला कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के वोटों में डेंट कर सकती है। ये एक आकलन है हम सबका। अब इसलिए राजनीति इस मामले में ज्यादा हो रही है। हमारे देश में एक समस्या ये है कि भ्रष्टाचार के मामलों पे एजेंसियां जांच जो करती हैं वो तो करती हैं, लेकिन पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप का ऐसा मामला चलता है कि मुद्दा तो पीछे छूट जाता है और राजनीतिक बहस ज्यादा तेज हो जाती है। इसमें भी वही हो रहा है, जैसे पहले बोफोर्स में हुआ, 2G में हुआ, कोल में हुआ, कॉमनवेल्थ में हुआ, और खूब राजनीति हुई, खूब बहसें हुई, और एजेंसीज ने जब निष्कर्ष निकाले तो कोर्ट में जाके कुछ और नतीजे आए। तो अब खैर वो अलग बात है। अब इसमें भी यही हो रहा है। मेरा ये कहना है कि अगर सीबीआई जांच कर रही है तो उसको जांच करने दीजिए, उसकी फाइंडिंग्स आने दीजिए, उसको चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करने दीजिए, और उसके बाद अदालत में जब चार्जशीट दाखिल हो जाए और आरोप तय हो जाए उसके बाद इस पर हम बहस कर सकते हैं। अभी हम इस मामले में टेक्निकल मामला है, ठीक है, कुछ सवालों के जवाब आम आदमी पार्टी को देने होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सवाल नीति को, शराब नीति को लेकर उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, चाहे वो बीजेपी उठा रही हो चाहे कांग्रेस उठा रही हो, उनके जवाब तो आम आदमी पार्टी को देने होंगे। लेकिन ये भी देखना होगा क्या कोई मनी ट्रेल मिली है, क्या छापों में कैश बरामद हुआ है जैसे पश्चिम बंगाल में बरामद हुआ, क्या जो है जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई हैं उनका और मनीष सिसोदिया और जो मंत्री हैं उनका कुछ लिंक कहीं मिला है सीबीआई को, या जो पूर्व एलजी थे जिन्होंने स्वीकृति दी थी शराब आबकारी नीति की, उनकी क्या भूमिका है। इन सारे सवालों के जवाब जो है संबंधित व्यक्तियों को, संबंधित पक्षों को देने पड़ेंगे जनता के बीच। ठीक है संजीव कौशिक साहब, ये देखिए अगर ये आरोप हम पकड़ भी ले आम आदमी पार्टी का कि आप उनसे डरे हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन आप बीजेपी की भी तो एक परिपक्व पार्टी हम ये मान के चलते हैं
क्या उनको इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि ऐसे में एक विक्टिम कार्ड भी आ सकता है, एक सहानुभूति वाली बात भी आ सकती है? तो क्या सिर्फ यही एंगल पकड़ के चले कि नहीं ये सिर्फ प्रताड़ना करने की कोशिश है, या जो डर गए हैं तो सिर्फ इसलिए परेशान कर रहे हैं, सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो अक्सर बीजेपी पे आरोप लगता है? देखिए जनाब, 2019 की बात बाद में करेंगे, 2014 से शुरू करते हैं। देश की जनता ने बड़े उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को जोड़ा था कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पे वार करने की बात करती है। लेकिन जो पार्टी केंद्र में हो और भ्रष्टाचार पे वार करने के बहाने विपक्षी पार्टियों को साधना शुरू करते, तब तो निश्चित तौर पे खलबलाहट होगी ही होगी। जब ट्रैक रिकॉर्ड हम निकाल के देखते हैं तो जो भ्रष्टाचार पे वार करने की बात करती है वो भ्रष्टाचारियों के साथ अभी दिखाई देती है। आप जब लंबी फहरिस्त देखते हैं, बहुत सारे अलग अलग पार्टियों में बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन लोगों के लिए एक आंदोलन छेड़ रखा था भारतीय जनता पार्टी ने कि इन लोगों को जेल में जाना ही चाहिए, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। लंबी लिस्ट है, बहुत सारे लोगों के जुबान पे उनके नाम ऐसे ही याद है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नाम पे भी हैं और विपक्षी पार्टियों के नाम पे तो है ही, जुबान पे तो है ही। तो वो जो लंबी फहरिस्त है, उन लोगों ने जो ही पाला बदल लिया, भारतीय जनता पार्टी में आ गए, वो पाक साफ हो गए। न उसके यहाँ सीबीआई न ईडी, बिल्कुल शांत स्वभाव के हो गए। जिन लोगों के बारे में इन्होंने ये कहा कि इतने बड़े घोटालेबाज हैं, ये घोटाले करके बाहर देश से बाहर एक एक करके वो भागते चले गए और भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाई। कितनों को पकड़ के ले आ गई, लेके वापस आई, यही दिखाती तो हमें यकीन होता कि भ्रष्टाचार से वो लड़ाई लड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सीबीआई और ईडी को यदि वो हथियार के जैसे इस्तेमाल करती है, हम ईडी की बात कर ले, ईडी के ट्रैक रिकॉर्ड को, इसको भी यदि आप देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 5422 के आसपास में केस दर्ज हुए, जिसमें से 25 के नतीजे आए, तकरीबन 900 ट्रायल में है, और बाकी सारे मामले वो हैं जो विपक्षी पार्टियों के ऊपर अपने प्रभाव को बनाने के लिए या उन्हें नीचे दबाने के लिए प्रयास किया गया, जिसकी कोई गिनती नहीं है। कहाँ आए, कब गए, इलेक्शन का आप वक्त निकाल के देख लीजिए। जो ही इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो आपको महाराष्ट्र में दिखाई देगा छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं, बिहार में छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश में छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं, कर्नाटक में छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं। वो तमाम जगहों पे भारतीय जनता पार्टी जो संवैधानिक संस्थानें हैं उनका इस्तेमाल कैसे करती है आपको सीधा दिखाई देता है। इलेक्शन खत्म, बात कहानी खत्म। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि पिछले 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने देश के संवैधानिक संस्थानों पर जिस तरह से अपना कॉकस बनाया है, उसका उदाहरण यदि आप निकाल के देखेंगे तो 5-8 वर्षों में पहली बार हमने भारत के शीर्ष अदालतों में बैठे हुए जजों को रोते हुए देखा। हमने आरबीआई की साख खत्म होते हुए देखी। हमने इलेक्शन कमीशन को जब तक फटकार नहीं लगे तब तक चू शब्द बोलते हुए नहीं देखा विपक्षी पार्टियों के आरोप पर। इलेक्शन कमीशन को जब फटकार लगती थी फिर वो एक्शन लेना शुरू करते थे। अभी के वक्त में एक लाइनर, अभी के वक्त में ठीक है, एलजी साहब को लगा कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है आबकारी नीति में, उन्होंने अनुशंसा की और सीबीआई की जांच शुरू हो गई। साहब, देश के एक प्रांत के चुने हुए उप मुख्यमंत्री ने पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी आरोपों के जरिए घेरा था और कहा था कि एक दिन पहले उन्होंने हमारे नीतियों में बदलाव करके बहुत बड़ा लाभ किसी और को दिलाया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सवाल यह है कि उनके आरोप का क्या उस पर कोई जांच हुई, कोई एफआईआर दर्ज हुई? और जब इस तरह की जांच नहीं होती है, एफआईआर दर्ज नहीं होती है और केवल उन्हीं लोगों को घेरा जाता है जो विपक्षी पार्टियां हैं, और कि कोई एक पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, केवल आम आदमी पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये दर्द सारे विपक्षी पार्टियों के साथ है। ये सारे जब उनसे पूछेंगे तो सारी अपनी व्यथा बताएंगे कि कैसे ये इसका दुरुपयोग करते हैं। तो इस वजह से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसे हथियार के जैसे इस्तेमाल किया है। और इस बार चूंकि दिल्ली की जो बनावट है या दिल्ली के जो मतदाता हैं वो अलग मिजाज के हैं, उन लोगों ने देखा है एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। अरविंद संजीव जी, इसमें एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि जो चले गए बीजेपी में उनके खिलाफ तो कुछ नहीं हुआ, एक बात मैं फिर भी समझ लूं, लेकिन जिनके खिलाफ हुआ आप ये कह रहे हैं कि वो सारे निर्दोष थे। बंगाल में जो सब कुछ अभी हमने देखा वो सब गलत था, कोई भ्रष्टाचार नहीं था, लेकिन फिर भी वहां पे प्रताड़ना की गई। या जहां जहां इससे पहले सीबीआई या ईडी ने छापे मारे वहां लोग ईमानदार थे लेकिन छापे मारे गए। मैंने रिकॉर्ड की बात की है। जब आप रिकॉर्ड निकाल के देखते हैं तो बहुतायत मात्रा में यदि दुरुपयोग हुआ है तो दुरुपयोग की ही बात होती है, और कम मात्रा में यदि इस तरह के नतीजे, निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार तो है इसमें, कहने में कोई गुरेज नहीं। मैं यही पूछ रहा हूं, कौन पार्टी इससे अछूती है? लेकिन जो जिस भ्रष्टाचार को आप हथियार बना के चुनाव लड़ते हैं, उस भ्रष्टाचार में यदि खुद आप लिप्त हो जाते हैं, वो एक अलग सवाल है, उसके लिए अभी हैं बब्बर साहब जवाब देने के लिए। लेकिन मैं यही समझ रहा था कि यही समझना चाह रहा था आपसे कि जहां जहां छापे पड़े या जहां जहां सीबीआई या ईडी की रेड हुई, ऐसा तो नहीं है कि ईमानदार लोगों को पकड़ के उन्होंने ले लिया कि नहीं आइए इधर और अंदर आइए। ठीक है, अब वो सवाल अलग है कि जो उस घेरे से बाहर निकल गया, क्या वो बच गया? उसके लिए यहां पर राजीव बब्बर बैठे हैं। राजीव साहब,
देखिए, ऐसा है कि ये कहना कि न्यायालयिक व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई जुड़ जाता है तो उस पर एक्शन नहीं होता। अभी हमने देखा यूपी के अंदर केंद्रीय मंत्री के बेटे का अरेस्ट हुआ, ऐसे ही विधायक का अरेस्ट हुआ, गुजरात में विधायक को 9 साल की सजा हुई, सब वो उनकी भारतीय जनता पार्टी से संबंध थे। ऐसा नहीं है, कानून अपना काम करता है और मुझे लगता है हमारी सरकार उस कानून के काम को कभी रोकती नहीं है। समझने की जरूरत यह है कि आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं, मेरा ये कहना है कि कांग्रेस के राज में यदि 10 साल में 74 स्कैम हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने तो वो स्कैम नहीं किए ना, तो उनकी तो जांच होगी ना। अगर कहीं विपक्ष में जो लोग बेईमानी कर रहे हैं पकड़े जा रहे हैं, स्क्रीन पे टीएमसी के नेता जो है वो अगर रुपयों के साथ पकड़े जा रहे हैं और अगर दिल्ली के अंदर सबको लग रहा है कि घोटाला हो रहा है, उसकी जांच हो रही है, तो उसमें क्या गलत है? इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस ईमानदारी से काम किया, आप देखिए क्या ट्रांसपेरेंसी लेकर आ गए। मनरेगा में 40% पैसा जो है, 50% पैसा खाया जाता था, आज आधार के प्रयोग के कारण आज वो सारा पैसा नीचे मजदूरों के पास जा रहा है, किसी दलाल के पास पैसा नहीं जा रहा। आप मजदूरों से बात करो, वो हर समय कहते हैं कि हाँ, मोदी जी के आने के बाद ये क्लैरिटी हुई। आज हम लिस्ट बनाकर कह सकते हैं कि हमने जो उज्ज्वला का वो दिया है वो साइंटिफिक प्रयोग करके दिया है। तो इसलिए अगर भ्रष्टाचार नहीं हो रहा तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार में पकड़े क्यों जाएंगे? भ्रष्टाचार आप करोगे और पकड़े जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये तो नहीं होगा। तो जो हो रहा है वो सामने हो रहा है। और फिर कितनी अदालतों ने कह दिया कि इसका मिसयूज हो रहा है, कौन से केस में कह दिया कि सरकार ने मिसयूज कर दिया। तो ये सब तथ्यों को इस तरीके से प्रस्तुत ना करें। हाँ, चुनाव जब जिस स्टेट में होता है उस समय इस तरीके की कोई कार्रवाई हो तो उस पर हाईलाइट ज्यादा होता है, लेकिन कार्रवाई तो ईडी या सीबीआई या एजेंसीज की पूरा समय चलती रहती है। तो मुझे लगता है इस तरीके से प्रस्तुत करना ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी अगर आई है मोदी जी के आने के बाद, पहली बार सरकार ने ऑब्जेक्टिव टाइप टारगेट्स में बात करना शुरू किया। उससे पहले सरकारें सब्जेक्टिव बात किया करती थी, गरीबी हटाएंगे। आज हम डेटा देते हैं, आज हम बताते हैं कि 2 किलोमीटर हाईवे बनता था, आज 39 किलोमीटर हाईवे हम रोज बना रहे हैं। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमारा नाम आता है, हमारी सरकार का नाम आता है। ये जो बदलाव है ये भ्रष्टाचार खत्म करने के कारण ही हुआ है और ये सब देश की जनता समझ रही है। ठीक है, गिनीज बुक की बात इन्होंने की। प्रियंका जी आप हंस रही हैं, लेकिन आपके यहाँ आर्टिकल की बात हो रही थी कि तारीफ हुई है। खैर, मुझे एक सवाल पूछना है आपसे प्रियंका जी, अहम सवाल होगा कि आपके यहाँ से आरोप तो लगाया गया कि ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश हो रही थी, वो भी पार्ट 2। ये भी कहा गया कि पार्ट 1 भी एक बार कोशिश हुई थी जिसके बारे में बाद में बताएंगे, और ये भी आया कि एक रिकॉर्डिंग है जिसको बताया जाएगा। और ये वो अगर है तो बता के खत्म कीजिए ना, बताया जाएगा का क्या मतलब है? बता देंगे सही समय आने पर। विपिन जी, रोज ही कुछ ना कुछ हो रहा है तो वेट कीजिए थोड़ा सा। सही समय क्या होगा मैम? बात नहीं, वो हमें डिसाइड करने दीजिए। हमने पहले भी बताया, इस बार भी बता देंगे। ये बात कर रहे हैं फ्लाईओवर की, कल एक ढहेगा या गुजरात में, इनको पता है कि नहीं पता मुझे नहीं पता। आपके यहाँ से ये बोला गया कि एक बार पहले भी हुआ था, वो भी बताएंगे और ये वाला भी बताएंगे। फ्लाईओवर नहीं बना, फ्लाईओवर को 2 मिनट। अरे राजीव जी प्रियंका जी, नहीं चाहिए फ्लाईओवर, अभी फ्लाईओवर नहीं, अभी फ्लाईओवर नहीं, ठीक है, अभी फ्लाईओवर नहीं। मैं जो कह रहा था कि आपने कहा कि एक पहले हुआ उसका भी जिक्र करेंगे और जो अभी वाला है उसका रिकॉर्डिंग और जो भी आपके पास है ऑडियो वीडियो वो बताएंगे। बिल्कुल, आज हमने बताया, दोबारा पुराने वाला निकाल कर दिखाया, पहले अगले इस बार वाला भी बताएंगे। तो पहली बार आपको बताना चाहिए था ना, आपने उसको अभी तक क्यों होल्ड करके रखा था? पहले वाले लोटस ऑपरेशन का इंटरव्यू आ चुका है, उसमें इनके सेक्रेटरी ने बताया किस तरीके से सिम देके फोन करवाने का काम आम आदमी पार्टी। नहीं, वो अभी वाले का है राजीव जी, वो अभी वाले का। पहले वाले का तो मुझे नहीं लगता पहले वाले का आपको पता है। वो अभी वाले की बात है, जो भी ये बात है कि वहां पर बॉर्डर पर सिम दिया। मैं पूछ रहा हूं अगर पहले वाला था प्रियंका मैम तो उसको होल्ड क्यों किया? अभी तक तो बताना चाहिए था। विपिन जी, पार्टी का निर्णय है, वो पार्टी पे छोड़ देते हैं, वो हो जाएगा और आपको दिख जाएगा। रोज ही दिख रहा है क्या हो रहा है सब। इनसे मैं पूछूंगी, ये नाम बता रहे थे कि सीबीआई एजेंसीज का मिसयूज नहीं हो रहा, तो नारायण राणे जी के खिलाफ कब होगा, मुकुल राय के खिलाफ कब होगा, येडियुरप्पा के खिलाफ कब होगा, ललित मोदी को कब लेके आएंगे, नीरव मोदी को कब लेके आएंगे, ये भी बता दीजिए। जो कैश आप कह रहे थे अब डिमोनेटाइजेशन से आपने कैश हटा दिया। येदियुरप्पा जी पे केस भी चला, अदालत ने फैसले भी दिए। आपको अपनी जानकारी बढ़ानी चाहिए। येदियुरप्पा जी पे केस भी हुआ, अदालत ने फैसला भी दिया, तो आप इसको छोड़िए। आप इस तरीके की बातें गुमराह करने के लिए मत। आप मुझे बताइए कि मुझे क्या लग रहा है ये ईडी सीबीआई पे बात ज्यादा चलेगी, लेकिन थोड़ा सा फोकस से ऑपरेशन लोटस पे रहने दे तो ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि ये बड़ा आरोप है। बड़ा बब्बर साहब मुझे देखिए, करोड़ किसने खाया?
जी बब्बर साहब देखिए, ठीक है, ये क्योंकि बात बार बार ना ईडी सीबीआई में घूम के हम बहस में 1 घंटा निकाल देंगे और कुछ होगा नहीं। मैं कह रहा हूं, अभी मैंने प्रियंका जी से 2 सवाल पूछे, यही सवाल मैं आपसे भी पूछ रहा हूं कि क्या बीजेपी ऑपरेशन लोटस के तहत दिल्ली में कुछ करना चाह रही है? इतना बड़ा आरोप है सर, इस पर थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन तो बनेगी। मैं बोलूं कि वो बोलेंगे? नहीं, मैंने अभी राजीव साहब से पूछा, मैंने आपसे तो दोनों चीजें पूछा, आपने कहा समय आने पे बताएंगे। लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है, जिसको जनता ने इतना प्यार दिया हो, 2014 में सरकार बनाई हो और 2019 में फिर सीटें बढ़ाकर दी हो। इसी दिल्ली ने हमें दोनों बार 7-7 सांसद जिताए। हम जनता पे, हमने एमसीडी में इनको बुरी तरीके से हराया, ये तीसरे नंबर पे आए। हमने 3 मेयर बनाए। हम जनता की अदालत में जाएंगे, जनता की अदालत हमारी सरकार बनाएगी, हम उस पर यकीन करते हैं। हमको इस तरीके से सरकार नहीं बनानी। और इनके एमएलएस की ये जो बात कर रहे हैं ना, इनको तो पता ही नहीं ना, प्रियंका जी नहीं होंगी, जो इनके एमएलएस हैं 62, उसमें से अगर आप उसकी लिस्ट निकालेंगे तो 9 तो कांग्रेसी एमएलएस हैं पुराने और 6 जो है वो अन्य दलों के हैं ऑलरेडी। तो ये जो अपनी बात कर रहे हैं, सफाई की देते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए मेरा आपसे बड़ा सिंपल कहना है, दिल्ली की जनता ने हमको 2-3 बार एमसीडी जिताया, 2 बार हमें लोकसभा जिताया। हम जब भी ऑपरेशन लोटस करेंगे वो जनता के बीच में जाके चुनाव जीतेंगे। इनके पास जाने की हमें कोई जरूरत नहीं, हम जनता पे यकीन रखते हैं। ठीक है, एमसीडी चुनाव कराइए आज ही। एमसीडी चुनाव क्यों नहीं, आप स्थगित क्यों कर दिए? एमसीडी चुनाव क्यों नहीं करा रहे? जब चुनाव मैं ब्रेक लूं उससे पहले विनोद जी के पास छोटा सा सवाल। विनोद जी, ये जो भी ऑपरेशन लोटस है या उस तरह की चीजें चलाना, क्या इतना आसान है कि सिर्फ आपने अप्रोच की, पैसे दी और हो जाता है? नहीं, देखिए, हर जगह की अलग अलग परिस्थिति है। अब महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस अचानक हो गया, शिंदे साहब लेके चले गए, पहले सूरत गए, फिर गुवाहाटी चले गए, राजस्थान में होते होते बच गया, मध्य प्रदेश में हो गया, कर्नाटक में हो गया। तो ऑपरेशन लोटस भी हर राज्य में हर जगह परिस्थिति के हिसाब से कहीं सफल हुआ, कहीं अविफल हुआ। दिल्ली की जहां तक बात है, अगर कोई कोशिश बीजेपी ने की है, मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इसकी पुष्टि तो मनीष सिसोदिया जी करेंगे, आम आदमी पार्टी करेगी जिन्होंने आरोप लगाया है। लेकिन अगर कोशिश की तो दिल्ली में मुझे एक चीज नहीं समझ में आती कि 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और 62 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं और 36 विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो यानी भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 28 विधायक जो है आम आदमी पार्टी के तोड़ने पड़ेंगे लोटस चलाने के लिए 8 अपने 36। तो क्या भाजपा 28 विधायक तोड़ने की स्थिति में है? और गैप इतना बड़ा है, तो अगर ऐसा है तो ये बड़ी मतलब आम आदमी पार्टी के लिए चिंताजनक है और सबके लिए कि अगर इस तरह का लगन नहीं है तो मुझे लगता है कि पूरे सबूत के साथ जनता के बीच में आना चाहिए, आम आदमी पार्टी को आना चाहिए। और अगर भाजपा ने ऐसा प्रयास किया तो उसको एक्सपोज करना चाहिए, और अगर नहीं किया है तो फिर भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है उसको मानना चाहिए। तो मुझे लगता है ये बात सिर्फ काइट फ्लाइंग ना हो करके इस पर बाकायदा ठोस सबूतों के साथ आना चाहिए, तब जो है ज्यादा चीजें, जैसे राजस्थान में हुआ था, अशोक गहलोत सरकार ने वो टेप ऑडियो पे रिलीज कर दिए थे जब सचिन पायलट के नेतृत्व में कुछ विधायक बैठे हुए थे हरियाणा के जैसे रिजॉर्ट में, गेस्ट हाउस में, और उसके बाद ऑपरेशन लोटस वहां नहीं चला। तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा जो है आम आदमी पार्टी को आरोप लगाने के साथ साथ सबूत भी पेश करनी चाहिए। ठीक है। शिवम त्यागी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शिवम भाई मेरा थोड़ा सा वक्त हो गया ब्रेक लेने का, आएंगे तो शुरुआत आपसे ही कर देंगे। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीजें घटी हैं दिल्ली में, लगातार एक दूसरे की तरफ से आरोप प्रत्यारोप, और उसमें फिर ऐसी भी बातें हुई हैं जो औरंगजेब और ना जाने क्या क्या चले, उस पर हम सब नहीं जाते क्योंकि वो ट्वीट और फिर रिवर्स ट्वीट के सारे मामले होते हैं। लेकिन 2 बड़े बेसिक मुद्दे, एक आबकारी नीति और दूसरा ऑपरेशन लोटस, इस पर ही सारी बहस केंद्रित हो रही है। लेकिन क्या होगा इसका एक आउटकम और इससे किसका नुकसान है, किसका फायदा है, क्योंकि है तो ये सब राजनीति के अंदर ही। एक छोटा सा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। ऑफर पर बवाल आवाज अड्डा में आज बात हो रही है दिल्ली और वहां की राजनीति की। हमारे सारी मेहमान हमारे साथ बने हुए, ब्रेक से पहले काफी बातचीत हुई यहाँ पे। अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ब्रेक के बाद समय थोड़ा कम रहता है तो क्विक आंसर्स में चाहूंगा। शिवम त्यागी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, एक सवाल के साथ ही आपके साथ आता हूं। आपने शुरू में वो कुछ ये महाराणा प्रताप वाली बात भी कही थी, तो हाँ, उनका स्टेटमेंट था, सिसोदिया साहब का आई थिंक ट्वीट था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, झुकूंगा नहीं, दबूंगा नहीं, और उसके बाद फिर वो कुछ जवाब में औरंगजेब वाले ट्वीट्स भी आए। लेकिन मुझे लगता है कि वो बातें ट्विटर पे ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन फिर भी इसके कुछ राजनीतिक समीकरण भी रहते हैं। क्या महाराणा प्रताप का नाम लेना, अभी जब हम देख रहे हैं गुजरात में चुनाव है, आगे हिमाचल में भी चुनाव है, और एक बड़ा
वहां पर जो एक वोट बैंक नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ बड़े समुदाय हैं जो कि राजपूत कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और अच्छी खासी तादाद में भी है, क्या ये चीज उससे भी जुड़ती है? मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉजिटिविटी ही मानिए आप एक तरह से, कि जो लोग शाहीन बाग के साथ होते थे, जो लोग शाहीन बाग के साथ खड़े होने की बात करते थे, औरंगजेब की बात करते थे, उनको ये कहने की मजबूरी हो गई है कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं। बहरहाल आप वंशज हो सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप चोर नहीं हैं, और आप उनके वंशज हैं नहीं। वो इस देश के इतने महान व्यक्ति और व्यक्तित्व का दुनिया में इस तरह से नाम लिया जाना उचित नहीं है। जहां तक कुछ बातें कही गई कि ऑपरेशन लोटस के तहत ये तमाम चीजें हो रही हैं और उनके पास फोन आया, आपने पूछा कि भाई पहली और अब वाली जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो दिखा दीजिए, तो उस पर ये कह दिया गया कि भाई ये पार्टी का मामला है, पार्टी दिखाएगी। आप कहां तक इनसे सबूत मांगेंगे सर? ये माफीवीर लोग हैं। शीला दीक्षित जी के खिलाफ इनके पास इतनी बड़ी फाइल थी, मुझे लगता है वो साइज और भी कम, थोड़ा और बढ़ा लेता हूं मैं, कैमरे में नहीं आएंगे मेरे दोनों हाथ, इतनी बड़ी फाइल थी। और पी चिदम्बरम के पास इनके पास इतनी बड़ी फाइल थी। इसके अलावा अरुण जेटली जी के खिलाफ इनके पास इतनी बड़ी फाइल थी, और इसके अलावा गडकरी जी के खिलाफ इनके पास इतनी बड़ी फाइल थी, शरद यादव जी के खिलाफ, शरद पवार जी के खिलाफ इनके पास इतनी बड़ी फाइल थी, लालू यादव जी के खिलाफ इनके पास इतनी बड़ी फाइल थी। इनमें से जिन जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी से सबूत मांगा और उनको माना नहीं किया, उन्होंने माफी मांगनी पड़ी सबसे, और तो और पंजाब तक भी माफी मांग कर आ गए ये, मनजिंदर सिंह तक, और ये कहते हैं कि इनके पास सबूत है। तो जिन लोगों का आधार, जिन लोगों की पार्टी का आधार और वो राजनीति ही झूठ पे टिकी हुई हो, जिन्होंने कहा हो कि भाई ये झूठे हैं, ये झूठे हैं, ये करप्ट हैं, ये बेईमान है, ये बेईमान है, ये बेईमान है, उसके बाद जब वो दिल्ली सरकार में आ गए, पहले एक से माफी, फिर दूसरे से माफी, फिर तीसरे से माफी, इसी तरीके से माफी मांगते चले गए। तो आप इनसे उम्मीद करते हैं कि इनके पास ये रिकॉर्डिंग्स होंगी और उसको ये तब इस्तेमाल करेंगे, तब गुजरात में थोड़ी बहुत सीटें आ जाएंगी। तो मुझे लगता है ये शायद हम बेवकूफ बन रहे हैं, क्योंकि ये देश को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इनके पास कुछ है नहीं। हाँ, इतना जरूर है, जहां तक ऑपरेशन लोटस का सवाल है, बिहार में आपने अभी देखा इसका रिवर्स हुआ, तो आप उसको कौन सा ऑपरेशन कहेंगे? ऑपरेशन आरजेडी कहेंगे, ऑपरेशन कांग्रेस कहेंगे, या ये कहेंगे कि बीजेपी कामयाब नहीं हो पाई? मुझे लगता है राजनीतिक परिदृश्य में ये तमाम चीजें इस देश में पहले भी हुई हैं, आज भी हो रही हैं, आगे भी जरूर होंगी, कोई बहुत कुछ नया नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि इन सब को करके, बोलकर, ऑपरेशन लोटस बताकर, ईडी सीबीआई बताकर, तमाम चीजें करके ये डिफ्लेक्ट करने की कोशिश हो रही है कि शराब नीति में जो चोरी हुई है उसका कृपया करके जवाब दे दीजिए। मनीष सिसोदिया जी पर सीबीआई, ईडी दोनों की जांच है, तमाम 15 लोगों पर एफआईआर हो चुकी है, एक्साइज में कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और तमाम अधिकारियों पर एफआईआर हो चुकी है। आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। और ऐसे हालात में जब आपके 2 मंत्री ऑलरेडी 2 राज्यों से जेल में हो, ऐसे हालात में जब जितने साल आपकी पार्टी को बनाए नहीं हुए उससे ज्यादा लोग आपके जेल में हो, तो मुझे लगता है ये सवाल वाजिब है। आप इनको डिफ्लेक्ट करके, डाइवर्ट करके ये नहीं कह सकते कि हमारी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है। हाँ, बढ़ रही होगी, लेकिन बेईमानी में और लूट में। ठीक है, संजीव कौशिक साहब, क्या वाकई में आम आदमी पार्टी के लिए कठिन वक्त है, जहां पर उसको चीजों को हैंडल करने के लिए दूसरी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, मतलब दूसरी बयानबाजी हो रही है, लेकिन मुख्य मुद्दे पे शायद वो उतने स्पष्ट नहीं हो पा रहे? देखिए भट्ट साहब, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है, जो भ्रष्टाचार पे वार करने की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इसका जवाब जनता देगी। जाहिर सी बात है कि वो राजनीतिक मुद्दा वो खुद बना चुके हैं और उसको लेकर के वो आगे जाने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? जब आप देखेंगे 2014 में, 2019 में देश में लोगों ने प्रचंड बहुमत दिया, देश के अलग अलग राज्यों में भी लोगों ने प्रचंड बहुमत दिया। कई जगहों पे उनको बहुमत मिला, कई जगहों पे बहुमत नहीं मिला। जहाँ पे बहुत कम सीटें थी, 2 नंबर 3 नंबर पे थे, वहाँ भी उन्होंने सरकारें बनाई। हिम्मत तो देख लीजिए आप, ये उदाहरण के तौर पर हम देख रहे हैं। लेकिन चारों जगह से घूम के आने के बाद में दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे इनकी कोई सिस्टम यहाँ पे कहीं कोई काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक अलग तरह की व्यथा हो सकती है। हमने देखा पिछले 2-2.5 महीने पहले देखा है कि एक छोटे से विधानसभा के चुनाव में 40 से ज़्यादा स्टार प्रचारक लगा दिए गए, लेकिन नतीजा ढाक के पात निकला। तो वो जो दर्द है, वो दर्द भारतीय जनता पार्टी की सब लोग समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं समझ पा रहा है। लेकिन इसके लिए बेहतर नीति बनाने की जरूरत है। आप इस तरह से आरोप लगाते हैं, आप चाहते हैं कि एक ऐसी पार्टी जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम कर रही है, देश के साथ साथ देशों में भी। संजीव जी, ये बात पहले दिन की डिबेट में भी आई थी, ये बात मैं माफी चाहूंगा बीच में बोल रहा हूं, पहले दिन की भी डिबेट में आई थी कि एक तरफ आपका बहुत अच्छा काम है जिससे कोई इनकार नहीं है, अगर वो है अच्छा तो अच्छी बात है, और अगर उसकी देश के बाहर तारीफ हो रही तो हम ही खुश हो रहे हैं देश के अंदर। चलिए, आपने अच्छा काम किया, देश के बाहर तारीफ हुई, लेकिन वो अपने आप में एक अलग बात है और ये अपने आप में एक अलग बात है।
क्या एक बात के आधार पे दूसरी बात को हम खारिज कर देंगे? मैं ये पूछ रहा हूं। भट्ट साहब, जिस आबकारी नीति की हम आलोचना कर रहे हैं और जिसके आधार पर अभी सीबीआई जांच कराने की बात कर रही है, उसे चलने देते तो पता चलता कि वो किस तरह की आबकारी नीति थी। उससे राजस्व की भी प्राप्ति हो रही थी, दुकानों पे भी आप देख रहे थे जो लोग आम आदमी पार्टी ने ही वापस शराब के शौकीन है उन लोगों को भी परेशानी। मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, वापस ली, कैसे नहीं लगी वो, कैसे कहना चाह रहे हैं? चूंकि हम और अरे सुन तो लीजिए शिवम त्यागी, सुन तो लीजिए, जो लोग जिन लोगों ने पैसा लगाया था ना, व्यवसायियों के पैसे उसमें लगे थे। मैं तो सुन रहा हूं सर, मैं सुन रहा हूं बराबर आपसे। मैं तो तर्क करना चाहता हूं, कराने की बात करेंगे। यदि उस पे ईडी नहीं, प्लीज, व्यवसायियों को धमकियां नहीं दी गई हैं। जो व्यवसायी आप इस बात को देखिए कि एक्साइज के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर पे एफआईआर करने का मतलब हुआ कि उस लॉबी पर एफआईआर हुई है जिसको छेड़ना कोई सरकार नहीं चाहती। लेकिन अगर घोटाला है, 200 वेंडर्स को धमकी दी गई, तो उस समय क्यों नहीं ये बात उठाई गई? नहीं तो 200 के पास भी तो कॉल रिकॉर्डिंग होगी मनीष सिसोदिया की तरह। मैं वही कह रहा हूं कि क्यों नहीं उस समय बात उठाई गई? अगर ईडी सीबीआई पैसा लगा के इस तरह की बातें नहीं झेलता है, वो नहीं करेगा। जो इतने करोड़ रुपए लगा करके बिजनेस करना चाहेगा, उसे प्रॉफिट से मामला मतलब रहेगा। वो जाकर के इस तरह के झंझटों में नहीं जाना चाहेगा। वो आपने जानबूझ के डिस्टर्ब किया उसको, और इस डिस्टर्बेंस की वजह से बहुत कमाल की बात, साबित कर देते कि वो अच्छा था। प्रॉफिट भी 650 दुकानें तो बची थी ना। अरे 650 तो चलने देने की बात तब होती जब वो काम करना चाहता, जो काम कर रहा था, जिनकी दुकानें थी वो उन्हें आप चलाने नहीं दे रहे थे, उन्हें आप चलाने नहीं दे रहे थे। 650 भी काम करना नहीं चाहते थे। आपको भ्रष्टाचार, प्लीज, आपको स्कूलों के नाम पर क्लासरूम बना देते हो, है ना? स्कूलों के नाम पे क्लासरूम बना देते हो, मौत हो जाती है, हॉस्पिटल के नाम पर कमरे बना देते हो, गुजरात में 100 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई, एक बार वहां सीबीआई बैठा लेते। अरे ईमानदारी पूर्वक यदि बात कर रहे हैं तो गुजरात में 100 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, वहां सरकार को घेरिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुजरात में अगर ऐसा हुआ है तो सरकार को घेरिए, लेकिन गुजरात सरकार ये नहीं कह रही है कि मेरा ऐड न्यूयॉर्क टाइम्स में आया है इसलिए मुझे मत घेरिए। न्यूयॉर्क टाइम्स में अखबार में ऐड आने की वजह से गुजरात की सरकार को छोड़ नहीं सकता। आप यहाँ कह रहे हैं कि आपको किसी ने चोर बता दिया, आप कह रहे हैं कि मेरा ऐड आया न्यूयॉर्क टाइम्स में। खोल दी थी उसी न्यूयॉर्क टाइम्स में, वो तस्वीर भी छपी थी गंगा के किनारे जो लाशें दिखाई दे रही थी और गंगा में जो तैर रही थी लाशें, संशय ही वहां पैदा होता है। वो भी छपी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की हिपोक्रेसी में इसी चैनल पर इसी डिबेट में पहले बता चुका हूं। मुझे उसके ऊपर बात नहीं करनी है, लेकिन इतना जरूर है कि अरविंद केजरीवाल जी की कोई ऐसी उपलब्धि भी बता दीजिए जहां इतनी तारीफ। जिस न्यूयॉर्क टाइम्स की बात कर रहे हैं, उस न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में यदि आप देखेंगे तो वो सरकार से लड़के उसने अपनी छवि बनाई है, सरकार के गोद में बैठ के उसने। मैं नहीं संजीव जी, चलिए मैं तो यहाँ ये कह रहा हूँ कि अगर वो यूनाइटेड स्टेट्स के टॉप 10 अखबारों में भी नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है आपका। ये वेस्ट के प्रोपेगेंडा में आप इतने खुश हो जाते हैं, वो खुद यूनाइटेड स्टेट्स के टॉप 10 अखबारों में नहीं आता। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूं कि अच्छी बात है, आपने अच्छा काम किया ना, कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। एक आर्टिकल छपा, वहां पर टीवी प्रोग्राम चले, सब अच्छा हो, हमारे ही देश की भलाई हो रही है इसमें, वहीं उसकी बड़ाई हो रही है। लेकिन मूल सवाल ये है कि वो अपने आप में, मैं भी एक चिट्ठी लिख देता हूँ, बहुत शानदार काम की, ठीक है, वो भी एक अलग चीज है, लेकिन ये अलग चीज है ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो चोर नहीं है, बस ये सवाल है। चलिए ठीक है, राजीव बब्बर साहब, सीबीआई हो गई, ईडी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन इसका आउटकम कब आएगा वो भी आ जाना चाहिए। देखिए, एजेंसीज जो अपना काम कर रही है उस पर मेरा ना तो कमेंट करना बनता है और ना ही मुझे उस पर कमेंट करना चाहिए। जांच एजेंसी जो भी काम कर रही हैं वो मुझे लगता है अपना काम करके अदालतों में लेके जाएंगी और वहां से जो भी फैसला निकलेगा। बहरहाल जो हमारे प्रश्न हैं वो वहीं के वहीं हैं, वो प्रश्न के उत्तर हमें नहीं मिल पा रहे हैं कि क्यों आपने 144 करोड़ रुपया माफ किया, क्यों आपने 2000 करोड़ का घोटाला यानी 2% से आपने 12% कमीशन करी। आफ्टर ऑल क्या ऐसी बात थी, क्या आपकी मजबूरी थी, जो आज राजनीतिक रूप से हम पूछना चाह रहे हैं। क्यों आपने दिल्ली में दुकानदारों के मिनिमम चार्जेस माफ नहीं किए लेकिन 144 करोड़ माफ कर दिया। 30 करोड़ की ईएमडी में आपने एयरपोर्ट वाले मामले में फिर उसको फायदा दे दिया। ड्राई डे आपने कम कर दिए। ऐसा क्या हो गया था कि आपको इतना शराब का प्रमोशन करना पड़ गया? और फिर उसके बाद आपने अगर इतनी सुंदर पॉलिसी बनाई थी तो वो फिर पॉलिसी वापस क्यों ले ली? तो हमारे मुद्दे वही हैं जो हम इनसे पूछना चाहते हैं, जिसका उत्तर नहीं हमें मिल रहा। जी, प्रियंका जी वैसे भी हाथ उठा रही थी, कुछ कहना चाह रही जी प्रियंका जी। निकल जाते हैं तो इसलिए हमारा प्रश्न वही है। नहीं है। हाँ, सुनिए
मैं उत्तर तो हम लोग काफी बार दे चुके हैं, पूरे एक घंटे की डिबेट में अभी तक एक बार भी नहीं कहा। आपको सुना ही नहीं, आपको सुना ही नहीं, आपको वैसे भी आधी बात सुनी जो मैंने बताया कि आप अटक गए कि 200 ही। आप अपना रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आपने इसका उत्तर नहीं दिया। 2% से आपने 2000 रुपए 2000 करोड़ की कमीशन एक्स्ट्रा दी, उसका उत्तर नहीं दिया आपने। बोलिए जब नीति को सस्पेंड किया गया उस टाइम प्रताड़ना के बाद सिर्फ 200 कुछ शॉप्स रह गई थी। शिवम जी भी लगे हुए हैं, 200 ही बंद हुई थी, आप भी लगे हुए हैं, आपको सुन नहीं रहा। तो मैं आपको सिंपल सा बता देती हूँ कि आपने हमारे ऊपर 150 केसेस पहले किए, ये 151 हो गया। हमारे 40 विधायक और मंत्री जेल हो आए हैं। उस टाइम भी आपने खूब शोर मचाया था कि ये भी हमारी तरह करप्ट है, ये भी हमारी तरह करप्ट है, ये कोई अलग लोग नहीं है, ये भी एक नंबर के करप्ट है। पर अल्टीमेटली सब बरी हो गए। आपको सिर्फ ऑप्टिक्स मैनेज करना है ताकि सबको ये परसेप्शन बन जाए कि हम में और आप में कोई फर्क नहीं है। सिंपल इतना सा बात है। दीदी वो 2% से 12% फिर नहीं बोला ना, 2000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा कमीशन क्यों दिया? विपिन जी आप तो बता दो ना। अब इतनी देर से मैं पूछ रहा हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दीदी, बोलिए क्या बोल रही हैं? बता दो कि 2000 करोड़ एक्स्ट्रा क्यों दिया? बोलिए कमीशन क्यों दिया एक्स्ट्रा? मैं तो बहुत विनती करके पूछ रहा हूँ। सुनिए, आपने जो 3-4 क्वेश्चन उठाया ना, उसमें कहीं भी स्कैम नहीं बन रहा, कहीं भी अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं हुआ। आपको उत्तर चाहिए, आप पॉइंट वाइज रिबटल भी देख सकते हैं, पर इस बात का उत्तर दीदी आपको पता है ना, कमेटी ने कहा था 0.5% कमीशन देना। अरे प्रियंका जी आराम से 12% दे दी, आराम से 20,000 करोड़ पे दीदी 2,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा बांट दिया आपने। विपिन जी प्रॉब्लम ये है ना जवाब। अच्छा सुन लीजिए क्योंकि मेरा समय समाप्त होने वाला है। राजीव जी सुन लीजिए, एक बार पूरी बात सुन लीजिए जी। बोलिए क्विकली। आप जब पुरानी पॉलिसी थी उसमें सेल ऑफ लिकर में भी गवर्नमेंट का हिस्सा होता था, इसमें सिर्फ कमीशन फी हाई है, 2% की जगह 12% है। हमारा हिस्सा नहीं था सेल में। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। आपको और विस्तार में सब बंद कर दिए, सब प्राइवेट को दे दिए। आपने गवर्नमेंट ठेके सब बंद कर दिए, सब प्राइवेट को दे दिए। आप बताइए ना क्यों इतनी मेहरबानी थी शराब के डीलर्स पे, ये तो बता दो। दिल्ली पूछ रही है आपसे। सुनिए, मैंने आपको एक जवाब का उत्तर दिया। आप नया प्रश्न ले आते हैं जब टाइम खत्म हो रहा है। मैं इसका भी उत्तर दे दूंगी, बट मैं आपको कह रही हूँ आपकी सहूलत के लिए सारे प्रश्न के उत्तर हैं और एक बार थोड़ा पढ़ लीजिए। दीदी मैंने पहले 8:10 पे ये प्रश्न पूछ लिया था मैंने। सुनिए मेरी बात, अब आप आराम से सुनिए। नया प्रश्न नहीं है, शुरू होते ही पूछ लिया था मैंने। क्विकली आपके बाकी प्रश्न सेटिस्फाई हो गए, दोबारा किसी चैनल पे तो नहीं उठाएंगे ना, ये बोल दीजिए पहले, फिर मैं आगे चलूंगी। आपने 144 करोड़ का उत्तर नहीं मिला, 30 करोड़ का उत्तर नहीं मिला, 2 से 12% का उत्तर नहीं मिला। सुन लीजिए क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। जी बोलिए प्रियंका। कोई तो उत्तर नहीं मिला मुझे 5 प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। मैंने इनको पॉलिसी रेवोकेशन का उत्तर दिया, मैंने इनको कमीशन का उत्तर और दिया। फिर आपने वापस क्यों ली? अच्छी पॉलिसी वापस क्यों ली दीदी? उसका उत्तर नहीं मिला। आपको कान साफ करवाना पड़ेगा। आपको उत्तर दिया था, आपको सुना नहीं। बाकी जनता को समझ आ गई होगी। मैं इसका उत्तर भी दीदी आप अपना वीडियो देखिएगा ना दीदी, बाद में देखिएगा। चलिए मुझे लग रहा है कि ये बात सही है कि जनता को समझ आ गया हो, क्योंकि देखिए मेरा समय समाप्त हो गया है। और देश की जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, जनता यानी कि जो वोटर है वो देखती है, सुनती है, समझती है। और आप लोग जो यहां पर आके बताते हैं उससे भी बहुत सारे लोग सोचते समझते हैं, न्यूज़पेपर्स भी पढ़ते हैं और अपना खुद का एक एनालिसिस भी रखते हैं। तो ये तो बड़ी वाजिब सी बात है कि जनता अपना आकलन उस हिसाब से करती है। लेकिन फिर भी क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर है, एक तरफ ऑपरेशन लोटस की बात हो रही है, एक तरफ बात हो रही है आबकारी नीति की। अब इसमें से कुछ तो सामने आएगा, उसके लिए शायद हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। होगा शायद यही कि अभी ये जुबानी जंग शायद जारी रहेगी और आगे क्योंकि चुनाव भी है, तब तक आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा और कुछ नई बातें सामने आती रहेंगी। और अगर आएंगी तो हम फिर से एक बार ये मुद्दा लेके यहाँ पर जरूर बैठेंगे। लेकिन फिलहाल आज सभी लोगों का आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।